हेलो डियर फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेगा। कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो जिसका आपको निचोड़ में आंसर देखने को मिलेगा। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इन ए जियोडेटिक सर्वेइंग द सरफेस ऑफ अर्थ कंसिडर। इस तरह के दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक तो होता है जियोडैटिक सर्वेइंग, दूसरा होता है प्लेन सर्वेइंग। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि प्लेन सर्वेइंग जो होता है उसमें जो कर्वेचर ऑफ अर्थ होता है, ये वाला आंसर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई कर्वेचर ऑफ अर्थ जो होता है वो किस में कंसीडर किया जाता है। तो इसमें कंसीडर किया जाता है, लेकिन प्लेन टेबल जो होता है उसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। एंड जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है, जब लिमिट ऑफ सर्वे जो होता है 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तब ही इसको यूज करते हैं, अदरवाइज 250 से कम रहेगा तो हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग रहता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे पूछा गया, सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है उसको आप कैसा कंसीडर करते हैं, तो उसको आप कर्व जो होता है उस तरह का कंसीडर करते हैं। ऑल लाइन लेइंग ऑन द सरफेस आर कर्व्ड लाइन। जितनी भी लाइन जो ले बिछाई जाती है सरफेस पर वो कर्व्ड लाइन होती है। एंड जो ट्रायंगल बनती है, ये जियोडेटिक सर्वेइंग की बात हुई, जो ट्रायंगल बनती है वो बनती है स्फेरिकल ट्रायंगल। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, स्फेरिकल ट्रायंगल जो होती है वो बनती है जियोडेटिक सर्वेइंग में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्लेन टेबल सर्वेइंग की बात करें तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो अर्थ का जो सरफेस होता है वो प्लेन ही कंसीडर किया जाता है। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। एंड जितनी भी ट्रायंगल बनती है प्लेन टेबल सर्वेइंग में वो प्लेन ट्रायंगल ही कंसीडर की जाती है, प्लेन ट्रायंगल ही कंसीडर की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द मेथड ऑफ मेजरिंग अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बाय कंटूरिंग the number of pieces between them is termed as। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेथड ऑफ मेजरिंग अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बाय कंटूरिंग द नंबर ऑफ पीस बिटवीन देम इज टर्म एज। जब भी आपको किसी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको मेजर करनी होती है तो आप एक मेथड यूज करते हैं जिसको आप पेसिंग मेथड बोलते हैं। इनके कदम गिनकर, कदम से चलकर आप उस मेथड जो पॉइंट होते हैं दो, उनकी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो एक पॉइंट से आप चलेंगे, सीधा यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक आप कदम गिनेंगे कि भाई कितना बन रहा है। तो एक अप्रोक्सीमेट आप एक कदम जो होता है उसको लेंगे और उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करके एक एवरेज आप लेंथ निकालते हैं, तो उस एक कदम की उतनी लेंथ बनती है। तो अप्रोक्सीमेट अगर आप माने कि भाई एक कदम जो होता है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, तो वो 75 से लेकर 80 सेंटीमीटर होती है। कई जगह आपको 70 भी देखने को मिलेगा, 70 से 80, लेकिन मोस्ट आंसर 75 से 80 होता है, एक कदम की इतनी दूरी होती है। सो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप उतना लाइटली मत लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज डिजायर इन गुड सर्वे टेलीस्कोप में। इन चारों में से कौन सी क्वालिटी होती है जो कि हमें चाहिए भाई एक अच्छा सर्वेयर का जो टेलीस्कोप होता है उसमें। सो डिज़ायरेबल जो क्वालिटी होती है गुड सर्वे टेलीस्कोप में वो होती है एक्रोमेज्म। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द पर्पज ऑफ एलिडेट इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज। सो एलिडेट जो होती है ये दो तरह की होती है, एक तो प्लेन एलिडेट होती है। प्लेन एलिडेट जो होती है एक सिंपल टाइप की एलिडेट होती है जिसको आप ऑर्डिनरी वर्क के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी जो होती है वो टेलीस्कोपिक एलिडेट होती है, इसको आप यूज कर सकते हैं इंक्लाइन जो साइट होती है उसकी साइटिंग करने के लिए आप टेलीस्कोपिक एलिडेट को यूज कर सकते हैं। अब एलिडेट जो होती है ये आप यूज कर सकते हैं साइटिंग द पॉइंट इन प्लेन टेबल सर्विंग, यानी कि इसको आप प्लेन टेबल सर्विंग में यूज करते हैं साइटिंग द टारगेट पॉइंट जो होता है उसकी साइटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये एलिडेट जो होती है ये
वुडन लकड़ी की बनी हुई हो सकती है या फिर ब्रास की बनी हुई हो सकती है। इसकी जो लेंथ होती है 50 से 60 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। इसमें 2 वेन्स होते हैं हिंज्ड एट 2 एंड्स, यानी कि एक एंड इसका ये होता है, दूसरा एंड यहाँ पर होता है। तो दो इसके वेन्स लगे होते हैं। एक होता है, एक ऑब्जेक्टिव वेन होता है एक तरफ, एंड दूसरी तरफ जो होता है वो साइटिंग वेन होता है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्टिव वेन एंड साइड वेन, दो तरह के वेन इसमें लगे हुए होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शेप लाइन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ रिज। सो रिज की उपस्थिति के लिए जो शेप इंडिकेट करती है लाइन, वो यू शेप की होती है, क्योंकि जो वी शेप की होती है वो वेली के लिए होती है। वेली के लिए वी होती है एंड रिज के लिए हमारी यू शेप की होती है। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। सो अब यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, इफ द इंटरसेक्शन ऑन ए वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व 0.75 मीटर फ्रॉम ए टैकोमीटर, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टैकोमीटर एंड स्टाफ स्टेशन इज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है टैकोमीटर एंड स्टाफ स्टेशन के बीच में, वो हमें बताना है। टैकोमीटर एंड स्टाफ स्टेशन के बीच की जो दूरी होती है हॉरिजेंटल, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू के एस प्लस सी, के इंटू एस प्लस सी, ये होती है। अब हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं, इंटरसेप्शन जो होता है वर्टिकल स्टाफ का वो गिवन है। इंटरसेक्शन यानी कि एस हमारे पास यहाँ पे गिवन है। एस जो है हमारे पास 0.75 मीटर दिया गया है। के जो होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है एंड सी जो होता है वो एडिटिव कांस्टेंट होता है। तो के जो होता है वो 100 होता है एंड सी जो होता है वो 0 है हमारे पास। तो हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, के 100 इंटू 0.75, एस की वैल्यू गिवन है प्लस 0, क्योंकि सी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 75 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। 75 मीटर डी डिस्टेंस आ गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टैकोमीटर एंड स्टाफ स्टेशन के बीच की डिस्टेंस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द वन वेयर द सेंट्रोइड ऑफ सेक्शन लाइज आउटसाइड सेक्शन। इन चारों में से जो आउटसाइड जिसका सेंट्रोइड होता है वो हमें बताना है, किसका होता है भाई। सो इन चारों में से किसका होता है सेंट्रोइड आउटसाइड, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिस्टमेटिकल आई सेक्शन दिया गया है। सिस्टमेटिकली इनके सिस्टम से बिल्कुल ही ये और ये दोनों बराबर हैं, और ये ऐसा है। सिस्टमेटिकल आई सेक्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सेंट्रोइड होगा, इसका सेंटर कीजिए एंड इसका सेंटर कीजिए। तो यहाँ पर इसका सेंटर आ रहा है, तो इसका सेंटर भी इसके अंदर ही है। इट मीन्स कि ये नहीं होगा आंसर। अब देखिए अनसिस्टमेटिकली आई सेक्शन दिया है, तो इट मीन्स कि भाई ये छोटा है, अब ये बड़ा होगा। एंड इनका सेंटर, अभी देखिए यहाँ पर हम देखिए और यहाँ पर देखिए, इसका सेंटर यहाँ जैसे आएगा। तो ये भी, इसका सेंटर भी आउटसाइड में नहीं है, इसका अंदर ही आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब एंगल सेक्शन देखिए, एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री एंगल। देखिए भाई, अब ये देखिए, अब आप इसका सेंटर कीजिए, इसका भी सेंटर कीजिए। कहाँ पर आ रहा है, ये बाहर आ है, इसके अंदर नहीं आ रहा है, ये बाहर आ रहा है। तो इट मीन्स कि हमारा आंसर, ये आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब लास्ट में टी सेक्शन भी बचता है, इसको भी देख लेते हैं। अब टी कैसा होता है आपको पता है, इस तरह का टी होता है। तो टी देखिए, इसका सेंटर कीजिए आप, इसका सेंटर कीजिए, यहाँ पर इसका आ रहा है। तो ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि इसका भी अंदर ही आ रहा है। तो सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेंस इज करेक्ट इन केस ऑफ बिशप सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ स्लाइस के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने एक दो बार किया है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि भाई आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको क्वेश्चन को कर चुके हैं, इसलिए दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम एज डिस्टेंस and distance, minimum edge distance and distance from the center of any hole to the nearest edge of plate for sheared or hand flame cut edge के लिए। सो वो होती है 1.7 टाइम्स ऑफ होल डायमीटर, पूरे डायमीटर का 1.7
गुने होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डबल लेसिंग शैल बी डिजाइन टू रजिस्ट ट्रांसवर्स शियर इक्वल टू, कितनी होती है? 2.5% ऑफ पी। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब लीसिंग बार से आपकी रिवीजन के लिए और भी पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि भाई जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है लीसिंग बार के लिए वो 145 से कम होना चाहिए, शुड बी लेस देन 145 डिग्री नहीं, 145 से कम ही होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि थिकनेस जो होती है लीसिंग बार के लिए, जो सिंगल लीसिंग होती है उसके लिए वो शुड बी लेस देन 1/40 ऑफ उसकी इफेक्टिव लेंथ से कम होना चाहिए। डबल लेसिंग के लिए 1/60 होना चाहिए। ये कॉमन चीज़ें हैं, आपको वैसे पता भी है, लेकिन रिवीजन के लिए फिर भी आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप 1-2 महीने के बाद अगर किसी बुक्स को खोलते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं बैठी हुई होती हैं, तो आप भूल गए होते हैं, तो आपकी रिवीजन के लिए भी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट जो होते हैं वो लगाना जरूरी होते हैं भाई। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन जो होता है लेसिंग बार के लिए, एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन जो होता है लेसिंग बार के लिए वो शुड भी बिटवीन होना चाहिए, कौन सी वैल्यू के बीच में? 40 से लेकर 70 के बीच में होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट एफिशिएंट भी वैल्यू होती है, मोस्ट एफिशिएंट भी होती है। एंगल जो होता है वो 35 से लेकर 45 के बीच में होता है। मोस्ट एफिशिएंट जो लेसिंग के लिए एंगल होता है वो 35 से लेकर 45 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका एंगल जो है लेसिंग बार के लिए वो 40 डिग्री से कम है, तो वहाँ पर ये होता है कि लेंथ जो होती है लेसिंग बार की वो ज़्यादा हो जाती है। उससे क्या होता है कि भाई बकलिंग में हमारा स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस होते हैं। ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने आपको ये बताई है। अगला देखिए, द गर्डर हैविंग 2 और मोर देन 2 वेब्स आर कॉल्ड। एक ऐसा गर्डर जिसके पास क्या है, 2 या फिर उससे ज़्यादा क्या है, 2 वेब्स हैं, उसको आप कौन सा गर्डर बोल देंगे? सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर बॉक्स गर्डर हो जाएगा। इन गर्डर में से बॉक्स गर्डर एंड प्लेट गर्डर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो प्लेट गर्डर है उसके बारे में मैं आपको 2-3 पॉइंट्स और बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेट गर्डर में जो शेयर फोर्स होती है वो रजिस्ट की जाती है वेब के द्वारा। प्लेट गर्डर जो होता है उसमें शेयर फोर्स जो होती है वो रजिस्ट की जाती है सिर्फ वेब के द्वारा ही। सो जो प्लेट गर्डर होता है इसकी जो डेप्थ होती है प्लेट गर्डर की वो 1/10 से लेकर 1/12 होती है उसके स्पैन के। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक शैलो प्लेट गर्डर होता है, एक डीप प्लेट गर्डर होता है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हेन द डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर इज लेस देन, डेप्थ जो होती है 750 mm से कम होती है भाई, 75 सेंटीमीटर से कम होती है, तो उसको आप शैलो प्लेट गर्डर के नाम से जानते हैं। जब आपकी डेप्थ जो होगी प्लेट गर्डर की 750 mm से ज़्यादा होगी, उस केसेस को आप डीप प्लेट गर्डर के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको पता होने जरूरी है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स और भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने कम्युनिटी सेक्शन में, आप उनको जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वेयरिंग स्टिफनर जो होता है प्लेट गर्डर में आप यूज़ करते हैं ताकि वो बकलिंग जो होती है बैब की उसको रोक सके। ये पॉइंट्स हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए थोड़े बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द ग्रेड M15 हैज़ वेरी फ्यू मिक्सचर ऑफ, रेशियो क्या होता है भाई, सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो M10 का रेशियो की अगर आप बात करेंगे, M10 जो होता है 1:3:6 इसका होता है। M15 की बात करेंगे तो 1:2:4 इसका होता है। M20 की बात करेंगे तो 1:1.5:3 ये इसका होता है। सो यहाँ पर हमारा M15 के लिए आंसर ये वाला हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वाई स्टील इज कॉमनली यूज एज गुड रेनफोर्सिंग मटेरियल। यहाँ इन दोनों में से 2 या फिर 3 आंसर सही है, एक गलत है।
वो हमें बताना है कि भाई क्या कौन सा यहाँ पर होगा। वाई भाई स्टील जो होता है उसको कॉमनली आप यूज़ कर रहे हैं एक अच्छा रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में। सो भाई जो स्टील है उसको अच्छा रेनफोर्सिंग मटेरियल मानने का यह रीज़न है कि भाई इसकी जो डक्टाइल, स्टील इज़ हाईली डक्टाइल मटेरियल होता है, ये एक हाईली डक्टाइल मटेरियल होता है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल जो होता है, एक्सपेंशन जो होता है, वो स्टील एंड कंक्रीट का सेम ही होता है। यहाँ पर अवेलेबल बल्क में बहुत ही सस्ते में अच्छी मात्रा में ये आपको मिल जाता है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है ये दोनों का सेम होता है स्टील एंड कंक्रीट का। इससे क्या होता है कि जो बॉन्ड फेलियर होता है वो थोड़ा सा रुक जाता है, प्रिवेंशन ऑफ बॉन्ड फेलियर। तो ये होना ज़रूरी है भाई, इसलिए बिल्कुल सही बात है ये। दो ऑप्शन सही हो गए। इट पोजेस लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो स्टील होता है उसके पास क्या होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन कंक्रीट। कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं प्रेजेंट होती क्योंकि वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। एंड इट्स डेवलप गुड बॉन्ड विद कंक्रीट, कंक्रीट के साथ ये अच्छा बॉन्ड बनाता है, ये अच्छी चीज़ है भाई। इससे क्या होता है कि जो स्लिपिंग होती है दो मटेरियल के बीच में वो रुक जाती है, प्रिवेंशन स्लिपिंग ऑफ टू मटेरियल। अगर आप कंक्रीट के ऊपर जो रेनफोर्सिंग मटेरियल होता है उसके ऊपर लोड लगाएंगे तो जो स्लिपिंग होती है वो भी रुक जाती है, क्योंकि बॉन्डिंग होती है स्टील एंड कंक्रीट के बीच में। तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। सो सी ऑप्शन गलत है, बाकी ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द बैलेंसिंग डिजाइन गिव्स, बैलेंस्ड डिजाइन गिव्स। सो बैलेंस सेक्शन कौन सा होता है, बैलेंस सेक्शन वो सेक्शन होता है अगर उसमें परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है वो लगने पर कंक्रीट एंड स्टील दोनों जो होते हैं साथ में फेल होते हैं, उसको आप बैलेंस सेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा बैलेंस है तो स्मॉलेस्ट कंक्रीट एंड स्मॉलेस्ट एएसटी स्टील, मिनिमम स्टील, बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ बार बेंड टू फॉर्म ए हुक शुड नॉट बी लेस देन, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। जिसने भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो रेडियस जो होता है बार बेंड का टू फॉर्म ए हुक के लिए, यहाँ पर दो हमारे पास केसेस आते हैं। एक केसेस आता है FE 250 यानी कि माइल स्टील का केसेस आता है, एक आता है FE 415 या फिर 500 का, एक 550 का या फिर 600 का। तो ये केसेस आते हैं, ये माइल स्टील का एक HYSD बार का। तो दोनों के लिए जो रेडियस होता है बार बेंड फॉर्म के लिए वो अलग अलग होता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप माइल स्टील की बात करेंगे तो उसके लिए 2 गुना होता है उसके डायमीटर का, एंड अगर आप HYSD बार की बात करेंगे तो उसके लिए 4 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर 4 टाइम्स ही हम आंसर मान लेते हैं, ऑप्शन सी 4 टाइम्स रहेगा, 4 गुना से कम नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कैस्टिग्लियानो थ्योरम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कैस्टिग्लियानो जो होता है वो किसकी थ्योरम को रिप्रेजेंट करती है, फोर्स की। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन चारों में से कौन सी सही स्टेटमेंट है हमें वो बताना है भाई, कौन सी सही स्टेटमेंट है भाई। तो जो सही स्टेटमेंट है वो ऑप्शन ए है, शियर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज जीरो। ऑप्शन ये बिल्कुल सही बात है, प्रिंसिपल प्लेन पर जीरो ही होता है शियर स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर क्लैंपर्ड फ्री कॉलम द इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू, इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो किसके बराबर होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर क्लैंपर्ड फ्री कॉलम इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू, सो भाई यहाँ पे कैंटिलीवर के केसेस की बात कर रहा है, तो कैंटिलीवर का आपको पता है कि 2L होता है। कैसे भाई, बोल रहा है कि एक क्लैंप है, एक सिरा बिल्कुल ही फिक्स है, दूसरा क्या है, फ्री है, तो 2L, 2L ट्वाइस द एक्चुअल लेंथ। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है ये,
आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी कि भाई वैल्यू क्या बोल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अपॉन द रिमूवल ऑफ अप्लाइड लोड इज टर्म एज, उसको आप किस नाम से जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिलेंस के नाम से जानते हैं। रेजिलेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलास्टिसिटी के, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो होंगे उनको पता होगा कि भाई इलास्टिसिटी की है, लेकिन वो भी प्रोपोर्शनल होता है रेजिलेंस के। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, क्या होता है वो? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर डी हो जाएगा, ये सारे ही आंसर उसके लिए अकॉर्डिंग सही है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व फॉलो एस शेप। ग्रोथ कर्व जो होता है एस शेप किसकी होती है? पॉपुलेशन की होती है भाई। ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बी ओ डी जो होता है इसका जो ग्रोथ कर्व होता है वो हाफ कर्व का बनता है भाई, हाफ कर्व का बनता है बीओडी का कर्व जो होता है, इसलिए ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी extract by force of gravity from a unit volume of aquifer material is known as, उसको आप किस नाम से जानते हैं? उसको आप स्पेसिफिक यील्ड के नाम से, या फिर स्पेसिफिक रिटेंशन, या फिर स्पेसिफिक स्टोरेज, या फिर स्पेसिफिक कैपेसिटी, किस नाम से आप जानते हैं? सो भाई हम उसको यील्ड के नाम से ही जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज द apparatus in which turbidity is measured as the function of intensity of light scattered as it passes through the water sample, passes through the water sample, वो कौन सा होगा भाई? तो वो होता है नेफ्लोमीटर। नेफ्लोमीटर ही टर्बिडिटी को ही मेजर कर सकता है। बैरोमीटर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, सभी को पता है। टिंटोमीटर जो होता है ये जो पानी में जो रंग होता है उसके लिए यूज किया जाता है। क्लोरीमीटर ये तो मैंने वैसे नाम नहीं सुना है, तो इसको आप भूल जाइए। क्लोरीमीटर ऐसे ही कलर से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। सो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड, कितना होता है आयरन का कंटेंट जो होता है? आयरन का कंटेंट जो होता है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोगुलेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? तो वो होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल ट्रैप्स should be provided with deep water seal of not less than, भाई जो WC होती है उसके साथ ट्रैप लगा हुआ होता है, तो उस ट्रैप में आपने देखा होगा कि भाई एक पानी प्रेजेंट होता है, तो उसको आप वाटर सील के नाम से जानते हैं। तो वो वाटर सील जो होती है उसकी जो गहराई होती है भाई कितना थिकनेस होनी चाहिए उस पानी की, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो मिनिमम की अगर आप बात करेंगे तो 50 mm उसकी मिनिमम गहराई होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो 75 होनी चाहिए। तो हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, प्रोवाइडेड नोट लेस देन यानी कि मिनिमम पूछा गया है, तो मिनिमम 50 mm कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन सी में 55 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 55 नहीं 5.5 सेंटीमीटर है। तो ये भी हमारा आंसर बिल्कुल सही बात है, ये आप इसको याद कर लीजिए भाई, 50 और 75। क्वेश्चन तो आपको कंफ्यूज करके ही बताया जाता है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्लोर एरिया रेशो? फ्लोर एरिया रेशो फार, इसको कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला होता है? टोटल कवर एरिया ओवर फ्लोट एरिया, ये फ्लोर एरिया रेशो का
फॉर्मूला होता है, इससे आप फ्लोर एरिया रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ डिटेल डिजाइन परसेंटेज ऑफ स्टील इन राफ्ट फाउंडेशन में बी टेक, कितनी लेते हैं? 5.5 से 5.8% इतनी लेते हैं, बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय स्किल्ड लेबर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी पर डे इज नाउन एज, उसको आप आउट टर्न के नाम से आउट टर्न वर्क के नाम से जानते हैं। ये आउट टर्न वर्क इंटर्न सॉरी आउटर, यहाँ पर इंटर्न था, यहाँ आउटर्न वर्क के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। भाई कोई स्किल्ड अच्छी पढ़ी लिखी लेबर है, ऐसे पढ़ लिखे नहीं कि भाई आपने एमबीए किया है, ग्रेजुएट किया है कि कुछ किया है, ये वाला नहीं कि भाई अच्छा काम कर लेती है, उसको नॉलेज है काम के बारे में, तो वो दिन में कितना काम कर सकती है, उसको आप आउटर्न, इसकी डेफिनेशन पूछेगी, आउटर्न की डेफिनेशन क्या होती है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन इन इज पर क्विंटल पर, क्विंटल पर किसके लिए होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है, तो वो रेनफोर्समेंट जो होती है उसके लिए होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द अमाउंट ऑफ एन्युटी पेड फॉर ए डेफिनेट नंबर ऑफ पीरियड इज कॉल्ड, एन्युटी जो किसी निश्चित समय के लिए पे की जाती है उसको एन्युटी सर्टेन ही हम बोलते हैं। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 31 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।